मैं जब आपके घर आई तो एक तस्वीर देखी खजानो देवी जी की। और कहानी भी वहाँ से ये मुझे मालूम हुई कि खजानो देवी आपकी भाभी थी और उस समय उन्होंने अपने ससुर की शादी करवाई थी। हमारी माँ भाभी खजानो देवी, इस औरत ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ना तो मेरा शायद मैं कहीं आज सरकारी अधिकारी से रिटायरमेंट होता, मेरे नायब तहसीलदार का भी सिलेक्शन फाइनल हो गया था। ताऊ देवीलाल से आपकी मुलाकात किस तरह से होती है? तीनों बार नॉमिनेशन करके चले गए, उनको ये नहीं पता वह कौन वोट मांग रहा है, कैसे क्या सारा सब पूछ रहा है। इलेक्शन रिजल्ट है, लो चोई साहब आप एमएलए बन गए। वो सब दिल्ली चौधरी देवीलाल के पास गए, हरियाणा भवन में थे। उनको संदेश भेजा कि मैम के लोग आए हुए मिलने के लिए, पंचायत आई हुई है। चौधरी देवीलाल 1 घंटे तक लोगों के बीच में नहीं आए तो ओम प्रकाश चौटाला के वोट मांगने के लिए आए। उसका विरोध लोगों ने इतना करा कि चौधरी देवीलाल का हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरने दिया। मैम कि ताऊ देवीलाल ने कहा था कि मैम का काट डांगे बैम। हाँ, और तब लोग और ज्यादा गुस्से में हुए। लेकिन चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला से इतने दबते थे कि वे उससे अलग जाने की उनकी हिम्मत नहीं थी। सारा हरियाणा, सारा महम हल्का एक तरफ कर दिया और एक आदमी के कहने से सारा सत्यानाश कर लिया। मैंने कहा हमारा क्या बात है भाई। नीचे वो करतार सिंह तोमर था, एसपी था, उसने सीधा फायर नीचे से, तो बाई चांस एंगल का फर्क रह गया, कांग्रेस में ही रहूंगा कोई भी हालात हो। भूपेंद्र हुड्डा से बड़े दोस्ताना ताल्लुकात रहे आपके? नहीं, हमारे दुख सुख के साथ हैं। राजनीति मेरी चलेगी, सक्रियता से चलेगी। मैम के लोगों ने जान देकर साथ दे रखा है, उनसे दूर मैं हो नहीं सकता। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। आज हम आपको मुखातिब करवा रहे हैं आनंद डांगी साहब से। उनके पूरे जीवन को जानेंगे। उन्होंने राजनीति में कई सारे दौर देखे, हर दौर को जानने की, सुनने की, समझने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश आप पर भी मैं छोड़ रही हूँ। डांगी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा तक पर, और बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए भी। आपका भी बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने जिक्र किया कि हम आपके पूरे जीवन को जानने की कोशिश करेंगे इस बातचीत में। राजनीति के दौर को हम जानेंगे। आप अपने बारे में, जैसे आप बचपन में लौटें और जरा याद करें अपने आप को, आपका बचपन किस तरह का था, उस समय आपने किस तरह से फिर राजनीति शुरू की? देखो, बचपन की बात तो यही है कि जिस बाप के घर में मैंने जन्म लिया, एक संपन्न परिवार, किसान परिवार, सामाजिक परिवार, दानी परिवार, सब तरह के जो एक सिस्टम किसी परिवार का होना चाहिए, वो परिपूर्ण परिवार में मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे जैसे एक आदमी का लगाए या जैसे भी जन्म हुआ, उसके लिए मैं बहुत परमपिता परमात्मा का भी धन्यवाद करता हूँ। और जिन हालातों में भगवान ने मेरे को भेजा, और सारी चीज़ें, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, हर तरह से संपन्न परिवार में जन्म लिया, तो मैं परमपिता परमात्मा का भी इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। और जीवन तो जैसे मैंने कहा कि संपन्न परिवार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत कभी किसी चीज़ में नहीं आई। हर तरह से खान पान के हिसाब से, रहन सहन के हिसाब से एक बहुत ही संपन्न परिवार मैं कह सकता हूँ हमारा, मेरे पिताजी का है। और जिसमें हम 3 भाई और 1 बहन हम हैं। बड़े भाई हमारे एक्सपायर हो चुके हैं, उनके 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं। मेरे से बड़े हैं भाई धर्मपाल हैं, उनके 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। मेरे नाम से 1 लड़का है और 2 लड़कियां हैं। सारे अच्छे परिवारों में हैं, सब अपने ठीक ढंग से अपने पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, हम खुशकिस्मत है इस बात के लिए। सर, मैं जब आपके घर आई तो एक तस्वीर देखी खजानो देवी जी की। और कहानी भी वहाँ से ये मुझे मालूम हुई कि खजानो देवी आपकी भाभी थी और उस समय उन्होंने अपने ससुर की शादी करवाई थी। ये एक बहुत बड़ा इतिहास है मेरे परिवार का। अगर हम पूरी बात पर नज़र डालें
तो एक बहुत अच्छी सामाजिक फिल्म हम्म मेरे परिवार के ऊपर बन सकती है। हम्म जो इस प्रकार से हालात गुजरे, मेरे पिताजी, हमारे एक भाई थे पहले जो हमारी माँ थी, हम्म उनसे धर्मचंद, हम्म और धर्मचंद की धर्मपत्नी हमारी माँ भाभी खजानो देवी। इस औरत ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। इनकी एक बेटी थी, एक बेटी होते हुए भी हमारा भाई जो था उस टाइम में जो बीमारी टीबी वगैरह की बीमारी थी उसमें एक्सपायर हो गए थे। हम्म उसके बाद घर में कोई था नहीं। उस वजह से चारों तरफ यही था, भाई अब क्या होगा क्या होगा। दूसरे लोग मतलब ये करने लग गए थे, भाई अब ये इस मकान पे मारा हो जाएगा, इस पर ये हो जाएगा, जो जैसे सामाजिक बातें होती हैं। लेकिन उसने हिम्मत नहीं मारी, हारी। जवान अवस्था होते हुए भी उसने ये ठान ली कि मैं अपने पिताजी लगा लो, दादा लगा लो, इनकी दोबारा से शादी कराएंगे। तो उसने, हमारे रिलेशन है बहू जमालपुर है, छोटा गांव, वहाँ हमारे खानदान की जो है ना परंपरागत न्योता निधार भाईचारा सब थे। वहाँ पर हमारी जो जिसको नानी हम कह सकते हैं, वहाँ उनके पास जा करके मेरे पिताजी की शादी की बात करी और मेरे पिताजी भी मान गए। बड़ी मेहनत के बाद, कहते हैं हम तो थे नहीं, हम तो बाद में पैदा हुए। लेकिन उस औरत ने, अगर वो चाहती तो उनकी एक बेटी थी, 400 बीघे ज़मीन की मालिक थी, वो चाहती तो आज के ज़माने में तो किसी तरह से वो बात नहीं बनती। लेकिन उसने ये कहा कि मैं इस घर को दोबारा से बसाने का काम करेंगे। और उसके बाद मेरे पिताजी की शादी हुई, जिससे हम 3 भाई हुए, 1 बहन हुई। और उसके बाद सारा मतलब उम्र कितनी रही होगी सर उस समय आपके पिताजी की? पिताजी की होगी 50-55 साल के करीब होगी, अंदाज़ा इतना ही होगा। फिर वो 90 के करीब एक्सपायर हुए। तो वो एक बहुत बड़ी आत्मा थी, मेरी भाभी की भी, वो तो उसने प्रूव किया, और मेरे पिताजी भी दान धर्म में बड़ा विश्वास रखते थे। कहीं भी चले गए, कोई संस्था वाले आ गए, कोई गौशाला धर्मशाला वाले आ गए, तो उनसे ये नहीं करते थे कि भाई मैं इतने दूंगा, ये पूछे बताओ भाई क्या देना है। अच्छा, उस समय वो एक तना दिया गया था उनको कि इतनी सारी घोड़ी है तुम्हारी और घोड़ी पे कौन चढ़ेगा? चलो वो तो चलती रहती बात, ऐसे ही है सामाजिक बातें, समाज में सब तरह की बातें चलती हैं। लेकिन वो जैसे भी है, मेरे पिताजी की शादी मेरी भाभी ने कोशिश करके सारा सब कुछ किया। ना तो वो भी जवान अवस्था में थी। सामाजिक विरोध हुआ उस समय? नहीं, सामाजिक विरोध कोई विरोध नहीं, खुश हुए लोग उल्ट खुश के। हुए। जब चौधरी अमीलाल का घर दोबारा से बसा तो खुश हुए लोग। और उसके पीछे मैं कहना चाहता हूँ कि दान धर्म की बात है, परोपकार की बात है। मेरे पिताजी परोपकारी थे, जहाँ भी जाते थे आगे से जो मांग लेते वही दान में दे दिया करते थे। उसी का दान का धर्म का तो किया हुआ फलता है, और उसी वजह से आज हम हर तरह से फिर सर आपकी राजनीति की शुरुआत कब से हुई? राजनीति की शुरुआत मेरे भाई थे धर्मवीर बड़े, वो एक्सपायर हो गए। ना तो मेरा शायद मैं कहीं आज सरकारी अधिकारी से रिटायरमेंट होता। मेरे नायब तहसीलदार का भी सिलेक्शन फाइनल हो गया था, दिल्ली में सब इंस्पेक्टर पुलिस का फाइनल हो गया था। लेकिन उसकी वजह से हालात जो घर के चेंज हुए, मैंने वो सब उस लाइन को छोड़ करके घर में भाई का साथ देने की जो है ना मैंने करी। और फिर हम दोनों भाइयों ने मिल करके बढ़िया ढंग से अपनी खेती बाड़ी का काम भी, सामाजिक सिस्टम जो मेरे पिताजी की एक दी हुई रीत थी उसको चलाने के लिए हमने मिल करके किया। और उसके बाद गांव वालों ने 78 में मेरे को सरपंच बना दिया। मेरी इच्छा नहीं थी, मैं सामाजिक कार्यों में मोखरा गांव के सरपंच बने? मदीना का सरपंच बना। मैं 10 साल 2 बार सरपंच बना, 78 से 87 तक। बीच में पंचायत समिति महम का 83 में चेयरमैन बन गया था, और 87 में SS बोर्ड हरियाणा का चेयरमैन
चौधरी देवलाल की सरकार आई तो उसमें मैं एसएस बोर्ड का चेयरमैन बन गया था। हजारों बच्चों को रोजगार दिया, खुल करके रोजगार दिया और पूरी ईमानदारी से काम किया। 5 पैसे ना कोई मेरे कोई मांगता, ना कोई मैं किसी को मांगता। 45 साल का पॉलिटिकल लाइफ है मेरा। उसके बाद विधानसभा भी 4 बार एमएलए रहा हूँ मैं, मिनिस्टर रहा, रेवेन्यू मिनिस्टर रहा, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहा और खुल करके अपने लोगों के लिए मन लगा करके ईमानदारी से सेवा करी और उसी का फल ये है कि हर तरह से लोगों ने ऐसा जीवन मेरा जो बीच में हर तरह से जो आया और उसमें लोगों ने बिना किसी परवाह करके मेरे काम के साथ, मेरे कर्म के साथ जुड़ करके अपनी जान तक कुर्बान करके मेरा साथ दिया, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। ताऊ देवीलाल से आपकी मुलाकात किस तरह से होती है? चौधरी देवलाल की मुलाकात हमारी बाई इलेक्शन आया था एक और उसमें बाई इलेक्शन में चौधरी देवलाल ने मैम से इलेक्शन लड़ा था। ये कौन से सन की बात होगी सर, अगर याद हो तो? उससे पहले जो राजीव गांधी अकॉर्ड हुआ एसवाईएल के बारे में, उस अकॉर्ड पर चौधरी देवलाल ने ये मान करके कि भाई हरियाणा के साथ बेइंसाफी हुई है, उस पानी के लिए जल युद्ध, धर्म युद्ध चौधरी देवलाल ने हरियाणा के बीच में जो है ना शुरू किया था और वो 83 में हमारे यहाँ जब वो एजिटेशन शुरू हुआ तो उस वक्त हिसार से उन्होंने शुरू करी थी पद यात्रा और उस पद यात्रा को हिसार से दिल्ली तक पूरे हरियाणा में जो है ना जाने का वो प्रोग्राम था। लेकिन महम की सीमा पर आए तो उनके साथ बहुत थोड़े लोग थे। हमने महम से अपने लोगों को प्रेरित करके हजारों लोगों को उनके साथ खड़ा किया और उसके बाद हमारी जान पहचान लगा लो, साथ समर्थन लगा लो, संघर्ष में उनका साथ देने के लिए लगा लो या अपने हक की लड़ाई के लिए अपने लोगों के साथ जुट करके चौधरी देवलाल ने जो आवाज़ उठाई थी, क्योंकि पानी मेन चीज़ है, हमारे पीने के लिए पानी है, जीवन ही पानी है और उसके साथ ही बेइंसाफी हो तो हर आदमी का जुड़ करके चलने की बात हमने ज़बरदस्त ढंग से उनका साथ दिया। यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। 3 बार चौधरी देवलाल एमएलए बने, उसके बाद महम से चुनाव लड़ा, बाई इलेक्शन लड़ करके 3 बार नॉमिनेशन करके चले गए। उनको ये नहीं पता वह कौन वोट मांग रहा है, कैसे क्या, सारा सब पूछा रहा है। इलेक्शन रिजल्ट आया, लो चोई साहब आप एमएलए बन गए। इस तरह से संघर्ष में से चलते गए, बढ़ते गए और ये टाइम आ गया कि 87 में जो चुनाव हुआ उसमें 90 में से 85 सीट चौधरी देवलाल के हक में हरियाणा की जनता ने, 36 बिरादरी ने मिल करके उनका साथ और सहयोग दिया और इस देश के उप प्रधानमंत्री चौधरी देवलाल बने। उस समय ये रिकॉर्ड जीत है, रिकॉर्ड तोड़ जीत माने से। हाँ, रिकॉर्ड ही है, इतिहास है ये तो एक पूरी दुनिया में। मेरे ख्याल से तो जो 90 में से 85 सीट जनता ने उनको दी हैं तो ये तो एक रिकॉर्ड, एक इतिहास है। और उसे ये भी माने कि एसवाईएल को लेकर जो वो यात्रा कर रहे थे उन्हीं यात्राओं का असर था। एसवाईएल का जो एक हमारे पेट की आग है जो पानी से बुझ सकती है, खेती बाड़ी के लिए है, सारा सब कुछ पानी तो मेन चीज़ है और पानी का मुद्दा चौधरी देवलाल ने उठाया तो जनता सारी जुड़ करके उनके साथ खड़ी होकर के उनका साथ दिया और उसी की वजह से 90 में से 85 सीट चौधरी देवलाल ने हरियाणा से जीती। वो फिर बनते हैं उप प्रधानमंत्री उस समय। हाँ, फिर उसके बाद वो महम से विधायक थे, महम की सीट हो जाती है खाली। हाँ, महम की सीट खाली हो जाती है। एक परंपरा थी महम की, पंचायती परंपरा। चौधरी देवलाल भी 3 बार इलेक्शन लड़ा तो पहले पंचायत ने उनके हक में फैसला किया, उसके बाद लोगों ने साथ दे करके उनको 3 बार एमएलए बनाया। उसी प्रकार से वो उप प्रधानमंत्री बन करके चले गए तो महम की सीट खाली हो गई। उसी तरह से पंचायत हुई, कोई 8-10 हज़ार लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने ये फैसला किया कि अब की बार आनंद सिंह दांगी हमारे नुमाइंदा होंगे। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि भाई हम चौधरी देवलाल के साथ लगे हुए हैं, फैसला आपका आशीर्मान्य है लेकिन हम उनका भी आशीर्वाद लें। उसके बाद इलेक्शन लड़ने का जो है ना और ही मज़ा आ जाएगा। तो वहाँ से जो है ना सैकड़ों लोग, 36 बिरादरी के जो मेन आदमी थे वो सब दिल्ली चौधरी देवलाल के पास गए, हरियाणा भवन में थे। उनको
संदेश भेजा कि मैम के लोग आए हुए मिलने के लिए, पंचायत आई हुई है। चौधरी देवीलाल 1 घंटे तक लोगों के बीच में नहीं आए। जब लोगों ने शोर करना शुरू करा कि भाई हमारी वजह से आप यहाँ बैठे हो और हमारी बात नहीं सुनना चाहते, तो ये कोई मतलब थोड़ा ही है। उनको ये होगा कि भाई ये फैसला दूसरा लेकर के आए हैं। चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला को मैम से लड़ाना चाहते थे। उस बात को लेकर के लोगों में आए तो आकर ये कहने लगे कि मैं 7 तारीख को आऊँगा, पता करूँगा ये पंचायत हुई कि नहीं हुई। मैं इस पंचायत को पंचायत नहीं मानता। लोगों ने कहा जी आपके सामने है, आपका साथ हमेशा दिया है। सैकड़ों लोग जो हर गांव से 36 बिरादरी के अलग अलग से सारे आपके सामने बैठे हैं, इससे बड़ी और पंचायत क्या होगी। बोला नहीं, मैं आऊँगा और पता करूँगा। वो आज तक नहीं आए। आए तो ओम प्रकाश चौटाला के वोट मांगने के लिए आए। उसका विरोध लोगों ने इतना करा कि चौधरी देवीलाल का हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरने दिया मैम इलाके के अंदर। उप प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर मैम के लोगों ने नहीं उतरने दिया। और इस बात पे भाई हमने सब कुछ करा इस आदमी के लिए, ये हमारी बात भी नहीं सुनता था। कुछ भी कर ले, दूसरी बात कोई बात नहीं है। वो फैसला देते भाई आनंद सिंह अब की बार छोड़, ओम प्रकाश लड़ लेगा। अगर वो नियत से आते तो कोई हमने दिखे तो सामने जो हमारे बहुत बड़ा पहाड़ है, ऊपर नीचे का की सरकार है, पहाड़ से टक्कर लेना सिर्फ उड़वाने वाली बात है। लेकिन उनका ना आना, दोबारा पंचायत होना। और मैंने कहा फिर माँ भाई देखो, ये पंचायत तो भगवान का रूप होती है और भगवान की कोई आदमी ना माने तो उसके लिए अच्छी बात नहीं। मेरे को जो आदेश दोगे मैं करूँगा। लोगों ने कहा कि भाई हम डट के साथ देंगे, आप इलेक्शन लड़ो, हम इलेक्शन लड़ेंगे। उस पर हमने इलेक्शन लड़ा, लोगों ने ज़बरदस्त साथ दिया। और उस इलेक्शन में जो कुछ हालात गुजरे वो किसी से छुपे नहीं। वो मतलब वर्ल्ड वाइड एक ऐसा इशू था जिसके ऊपर लोगों ने डट करके अपनी जान तक दे करके मेरा साथ दिया। और वो एक इतिहास है आज के दिन। तो महम के लोग गुस्से में इसलिए थे कि वो चाहते थे कि आप चुनाव लड़ें। ताऊ देवीलाल चाहते थे कि ओपी चौटाला चुनाव लड़ें। पंचायत पहुंचती है, ताऊ देवीलाल उस समय ये लोग बताते हैं कि ताऊ देवीलाल ने कहा था कि मैम का काट डांगे बैम। हाँ। और तब लोग और ज्यादा गुस्से में हुए। वही तो उसके बाद उनका ना आना, बैम काटना है। चौधरी देवीलाल अगर आ जाते, बात करते तो शायद ये बात ना होती। लेकिन वही बात होगी, मतलब ताकत में अंधे हो गए। जिस तरह से आज की सरकार हुई बैठी है, किसी चीज का भी वो नहीं, उसी प्रकार से चौधरी देवीलाल ताकत में अंधे हो गए। और चौधरी देवीलाल हो गए कि नहीं हो गए, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने उनको मिसलीड किया हर तरह से, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी। इसकी नीति गलत सारी। जिस व्यक्ति को चौधरी देवीलाल किसी वक्त ये कह चुके हो कि मेरी औलाद ही नहीं है, गड़ी वड़ियों के मामले में जब चीफ मिनिस्टर थे वो ले करके आया था और फिर केस भी बने थे, एयरपोर्ट पर पकड़े गए था, पता नहीं क्या हालात उनके परिवार के बात हैं। लेकिन चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला से इतने दबते थे कि वे उससे अलग जाने की उनकी हिम्मत नहीं थी। सारा हरियाणा, सारा मैम हल्का एक तरफ कर दिया और एक आदमी के कहने से सारा सत्यानाश कर लिया। मैम देखो, जनता सर्वोपरि होती है प्रजातंत्र में। जनता जिसके साथ होती है वही एक बड़ी ताकत निकल करके आती है। और उस ताकत के साथ खिलवाड़ करे या मजाक करे या उनका मैम निकालने की बात करे तो उसका हर्ष दूसरा ही होता है, जो मैम के अंदर हुआ। ये उपचुनाव होता है 1988 में, हम मान लें 1990 में मान लें, महम में उपचुनाव होता है। उस दौरान पहली बार जब उपचुनाव हुआ तो तब बूथ कैप्चरिंग की गई। बूथ कैप्चरिंग इन्होंने करे सरकार की ताकत के बल पर। रेड हैंडेड लोग पकड़े गए, डीएसपी वगैरह, एसपी वगैरह बूथों पर खुद वोट डालने लग रहे हैं। सारा सब कुछ रैगिंग, बूथ कैप्चरिंग, इन्होंने जो सारा सब कुछ करा और उसमें लोगों ने डट के मुकाबला करा। उसमें इन्होंने फिर फायरिंग भी करवाई, कई आदमी मरे उस दिन। प्रजातंत्र का हनन हुआ। ये उपचुनाव का पहला दिन था जब बूथ कैप्चरिंग हुए। 28 फरवरी का दिन था वो। उस दिन की बात है ये। उस दिन जो इलेक्शन हुआ था उस टाइम जहां इनकी चल सकी वहीं पर जो बूथ कैप्चर करने की इन्होंने बात करी। और खासकर जो गांव नॉन जाट के थे उनमें ज्यादा करने की कोशिश इन्होंने करी। तो लेकिन इलेक्शन कामयाब नहीं हुआ।
वहाँ पर सारी एजेंसीज थी उस वक्त इलेक्शन में, सारे उन लोगों का, प्रेस भी, मीडिया भी, जिस तरह के जो थे, अलग अलग संस्थाएं भी, सारी मैम में आती थी। बीबीसी भी तक के चैनल जो है ना 15-20 मिनट डेली बोला करते थे मैम के ऊपर। उन्होंने सारा सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा, और वो रिपोर्ट जब इलेक्शन कमीशन में गई तो उस इलेक्शन को कैंसिल कर दिया, काउंटरमांड कर दिया। और फिर दोबारा डेट आई मई में, तो उस टाइम एक हमारा कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, आमिर सिंह। उसकी भी एक बहुत अजीब कहानी है। मेरा निशान शेर का निशान था। इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था हमने, तो उस इलेक्शन में चारों तरफ भाई शेर, शेर, आनंद सिंह दांगी शेर, इस तरह से जो है ना काफ़ी पॉपुलैरिटी हमारे सिंबल की और हमारी हुई। दोबारा इलेक्शन हुआ तो इन्होंने एक साजिश रची कि भाई ये निशान इनको ना मिले। वो अमीर सिंह मेरे से आ से ए पहले आता है, इसलिए उसका नॉमिनेशन करवा दे। बहुत शरीफ लड़का था, डेडिकेटेड था इनके प्रति, सारे हम सब भी थे, लेकिन वो भी बहुत डेडिकेटेड था, उसका नाम बरवा दिया। और फिर वही हालात फिर बन गए कि भाई मैम में तो पार पड़ने वाली बात नहीं है, लोग आनंद सिंह दांगी के साथ खड़े हैं, बेशक थारा राज है, कुछ भी है। उसमें अमीर सिंह का नॉमिनेशन करवाना और दोबारा इसका मर्डर करके इलेक्शन काउंटरमांड करने की बात आई, और वो अमीर सिंह का मर्डर हमारे जिम्मे लगा दिया। भाई आनंद सिंह दांगी ने, इसके भाई ने, इनने मारा। लेकिन वो एक दिखती तस्वीर थी, कौन आदमी उसको लेकर के गए, कहाँ उसकी डेड बॉडी मिली और किन हालातों में सारा सब कुछ हुआ। उसमें फिर वो केस दर्ज करके हमारे खिलाफ केस दर्ज कर दिया, और मुंडहाल मीटिंग कर रखी थी इन्होंने, प्रकाश चौटाला। वहाँ मीटिंग में अपने में ये कहा कि भाई हमारे एक साथी का मर्डर हो गया है, कैंडिडेट का, मर्डर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, और हमारे नाम से एफआईआर लॉन्च कर दी। हम इलेक्शन की डोर टू डोर कैंपेन में, मेरा गांव है मोखरा, पूरे हल्के का सबसे बड़ा गांव है, वहाँ करने लग रहे थे। हमें वहाँ पता लगा कि भाई इस तरह से अमित सिंह का मर्डर हो गया और इलेक्शन काउंटरमांड हो गया। हम घर आके सारा छुप छोड़ के इंतज़ार करने लगे कि डेड बॉडी आएगी, और उसके बाद दाह संस्कार पर जाना। गांव का लड़का था सारा। डेड बॉडी उसकी आई, हम घर बैठे थे अपनी बैठक में, ऊपर 2 पत्रकार आए, उन्होंने कहा कि आप दाह संस्कार पर मत जाना। हम उठ करके चल पड़े थे। मैं क्यों भाई, शरीफ लड़का था, गांव का लड़का है, हमारा फर्ज बनता है कि भाई दाह संस्कार में जाए। उन्होंने कहा कि भाई आपके नाम बाय नेम एफआईआर लॉन्च कर दी, वहाँ कुछ भी हो सकता है, मनसा ठीक नहीं, आप मत जाओ। एक इंडियन एक्सप्रेस की लड़की थी, एक लड़का था टाइम्स ऑफ इंडिया का, वो दोनों आए, उन्होंने हमारे को टोक दिया। तो हम दोनों भाई और 5-7 आदमी रुके, और मैंने बाकी सब घुमा, भाई जाओ दाह संस्कार पर जाओ। वहाँ दाह संस्कार पे ही ओम प्रकाश चौटाला ने, 2-3 पुलिस अफसर थे, उनको डायरेक्शन दिए कि रोहतक पहुँचने से पहले मेरे को समाचार मिलना चाहिए। और वही हुआ, वो उधर से निकला है, उधर से सारी फौज हार करके अपने घर पर, हम ऊपर बैठे थे छत पे अपनी बैठक में, शोर हुआ गली में, कोई पुलिस आ गई। पुलिस मदीना गांव की बात है? हाँ, मदीना अपने घर की बात है। हमने कहा हाँ भाई कि पुलिस किस लिए आ गई, हमारी बात सच्ची होगी ना। उन्होंने कहा कि भाई हम कर रहे थे, भाई कुछ भी हो सकता है, भाई ने फिर तो जैसे बारजा होता है ना, बैठक का बारजा, बरांडा बना दिया है। मैं उसमें आकर के नीचे देखा तो पूरी गली पुलिस की भरी। मैंने कहा हमारा क्या बात है भाई। नीचे वो करतार सिंह तोमर था, एसपी था, उसने सीधा फायर नीचे से, तो बाई चांस एंगल का फर्क रह गया, हम बच गए। फिर नीचे ऊपर चढ़ने की कोशिश करते, मेरी मिसेज और 7-8 औरतें थी वहाँ पे, वो जीने में अड़ करके खड़ी हो गई, अब ऊपर नहीं जाने दा। बल्कि मेरी मिसेज ने उसको थप्पड़ भी मारा, एक करतार तोमर को थप्पड़ मारा कि हरामजादा, नमक हरामी करने आ गया। वो हमारे रिलेशन में पड़ता था वैसे, लेकिन वो सरकार के नशे में जो है ना, भैया तो सरकार ऐसी है, वो कभी नहीं जाएगी, हमेशा रहेगी। उस नशे में सारे पुलिस वालों ने, इन्होंने जाति करने की हद सारी पार करके, तकरीबन 300 से ज्यादा पुलिस वाले एकदम घर पे आए। हाँ, 322-23 की हाजिरी कोर्ट में। जब इलेक्शन कमीशन, उसने कमीशन इंक्वायरी करी, तो उसमें रिकॉर्ड के हिसाब से 222-23 पुलिस
फोर्स की उसमें आई। तो हम ऊपर छतों से कूद काद करके निकल गए। तब तक मेरी मिसेज और उन औरतों ने उनको जो है ऊपर नहीं चढ़ने दिया। उसके बाद 1.5 घंटे तक दनादन गोली, दनादन गोली, दनादन गोली। पूरी बैठक नीचे का जो हमारा कंपाउंड था जिसमें हमारी भैंस गाय बनती थी, सारा छलनी कर दिया। वहाँ पर मेरा पाली था वो मर गया। एक लड़की खिड़की में बैठी थी, उसके गोली लगी, वो मर गई। एक बुढ़िया दूध निकाल करके लेकर आने लग रही थी, उसके लगी, वो मर गई। 10, 12, 15 के वैसे किसी के पैर में लग गई, किसी के हाथ में लग गई। इस तरह से 15 आदमी और इंजर्ड हो गए। हम ऊपर से छतों पर से कूद काद करके किसी तरह से निकल गए। इस तरह के हालात जो है वहाँ पर हुए। फिर उसके बाद उपचुनाव हम माने कि ये 3 बार हुआ ये। नहीं, 2 बार उपचुनाव हुआ, तीसरी बार जनरल इलेक्शन आ तीसरी बार जनरल इलेक्शन हुआ। हाँ। फिर आप जो है बच के चले गए। हाँ। उसके बाद आप बचते बचाते पहुंचे दिल्ली। पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचे। 1 महीना ऐसा था हमारा कि 3 दिन एक जगह पर नहीं रह सके। शाम को ये हो जाता है भाई यहाँ पता लग गया, भाई निकल जाओ, यहाँ पता लग गया, भाई निकल जाओ। लेकिन आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को राहत दी, एंटीसिपेटरी बेल दे दी। उसके बाद दिल्ली में रहने के लिए जो है आदेश कर दिए उन्होंने, भाई आप जब तक नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक आप दिल्ली रहोगे और आपकी सुरक्षा जो है ना। कर लीजिए सर, बात ये कर लीजिए ना कोई। 3 महीने के बाद कोर्ट ने हमारी जमानत कर दी कि अब आप जा सकते हो, आपकी सेफ्टी सुरक्षा का पूरा इंतजाम होगा। कोई प्रमाण भी नहीं मिला था? प्रमाण तो कोई है तो प्रमाण हो, कोई प्रमाण नहीं, किसी तरह का भी कुछ नहीं। सारा सब कुछ ये तो एक ये था कि इनको ख़त्म करो, इन्होंने हमारा मुकाबला कैसे कर लिया। देश का उप प्रधानमंत्री देवीलाल है, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला, और फिर हमारे सामने अड़ करके जो है एक आदमी करने लग रहा है। उस दौरान दोबारा जो अमीर सिंह का मर्डर हुआ, घर पे फायरिंग हुई, तो राजीव गांधी जी पूरी कांग्रेस को लेकर के अपने घर पे भी गए। बेसी गांव हो वहाँ भी दोबारा 8 बूथों पर बूथ रीपोलिंग हुई थी, वहाँ पर भी जो है ना फायरिंग हुई, 3 आदमी मर गए थे, वहाँ भी गए। अमीर सिंह के घर भी गए। लेकिन अपने घर आकर के उन्होंने सारा सब कुछ, अपनी स्पीच भी दी, मिले जुले भी, जैसे मैंने खोल दिखाए थे वो भी लेकर के गए, इकट्ठे लेकर के गए, और उनको माला बना करके पार्लियामेंट में वो माला बना करके पहन करके गए। और वहाँ पर जो लोगों में उन्होंने बात करी, ये कह गए थे कि सोमवार को देखना पार्लियामेंट में क्या होता है। जब तक इस बात का समाधान लाइन नहीं ठीक आएगी तब तक पार्लियामेंट नहीं चलेगी। और उन्होंने वही किया कि पार्लियामेंट नहीं चलने दी, और ओम प्रकाश चौटाला को रिजाइन करना पड़ा। 7 दिन के बाद दोबारा फिर चीफ मिनिस्टर की ओथ ले ली। उसके बाद फिर यही हुआ कि राजीव गांधी ने जो है ना डट करके फिर वही बात, उस बात पर फिर इसको इन्हें छोड़ना पड़ा। यानी कि 2-3 महीने में 3 बार चीफ मिनिस्टर बना, 3 बार जाना पड़ा। तीसरी बार तो चौधरी देवीलाल को भी रिजाइन करके बाहर होना पड़ा। तो ये चौधरी देवीलाल का हम कहें कि उप प्रधानमंत्री पद का एक तरह से त्याग तो नहीं था, वो उसे त्याग तो नहीं बोल सकते हम? नहीं, त्याग कहाँ, वो तो इन्होंने जो प्रजातंत्र का हनन किया उसकी सजा थी एक किस्म से, त्याग नहीं था वो तो चौधरी देवीलाल ने ओम प्रकाश चौटाला का साथ दिया है और वो अनहोनी करने लग रहा है। चौधरी देवीलाल का बेटा है और वो इस तरह की हरकत करे, चौधरी देवीलाल बीच में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे, तो उसके बाद जो है ना ये मजबूरन जो है ना सारा सब कुछ करना पड़ा। त्याग किस बात का। तो राजीव गांधी आते हैं और राजीव गांधी आपको फिर कांग्रेस में लेकर आते हैं। हाँ, मेरे को बुलाया, हमारी जो एक बात हुई, मैं कह सकता हूँ कि वो सीन में कभी भूलता नहीं। इतना बड़ा आदमी था। मैं उनके रेजिडेंस पे गया तो गेट पर खड़े मेरे को मिले, हाथ में हाथ डाल करके ले गए, दांगी जी आपकी सुरक्षा का क्या हाल है। हमारी सुरक्षा तो आपने जा करके जो सारा सब कुछ किया, इससे बड़ी बात कोई हमारे लिए नहीं हो सकती। आपका ही दिया हुआ जीवन, मैं तो ये समझता हूँ कि आपने आकर के जो इतना बड़ा मतलब स्टेप ले करके सारा सब कुछ किया, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। लेकिन मेरी एक दो बात हैं। एक तो ये
कि चौधरी देवीलाल के परिवार का कोई आदमी कांग्रेस पार्टी में नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं होगा। फिर मैं आज मेरा हल्का स्वाभिमानी हल्का है, ऐसा ना हो कि कहते हैं भाई कांग्रेस एक बड़ा समुंदर है, उसमें जो है ना गोता लगने के बाद, अब शामिल होने के बाद आदमी उभरता नहीं। फिर कहने लगा आप मेरे भाई हो, भाई रहोगे, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी, पूरे मान सम्मान के साथ जो है ना आपको पार्टी में सब तरह से जो है ना रखा जाएगा। उसके बाद मैंने कहा माँ जी फिर हम आपके साथ हैं। जितने दिन जिए उन्होंने इसी तरह से एक भाई के रूप में, कहीं भी लाख आदमी खड़े हैं तो आनंद सिंह दांगी दिख गया तो वहाँ जा करके हाथ में हाथ डाल करके आप ठीक हो, आपकी सुरक्षा ठीक है। इतना बड़ा आदमी, इतनी बड़ी बात, मैं उस बात को कभी नहीं भूल सकता। उसके सामने और कोई चीज़ नहीं है। और उन्होंने जितना समय रहे एक भाई की तरह से उन्होंने सारा कुछ। फिर ये भी बोलते हैं कि जब उपचुनाव हो रहा था तब अभय चौटाला साहब भी आए थे वहाँ पे। उपचुनाव जो बैसी की पोलिंग थी, 8 बूथ की जो पोलिंग थी, वहाँ पर बैसी में जो है ना अभय गया, वहाँ पर इन्हें जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करी, वहाँ फायरिंग इन्होंने करवाई और 3 आदमी वहाँ पर हमारे शहीद हुए। उसके बाद ये स्कूल के अंदर चला गया। स्कूल जब चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया तो एक पुलिस वाले की वर्दी उतरवा करके वो खुद पुलिस वाले की पहन ली और अपनी उस पुलिस वाले के को पहना करके लोगों में निकाल दिया। लोगों ने अब समझ करके उसको मार दिया। इतना जुल्म अत्याचार इन लोगों ने करा और फिर जो है फिर भी लोगों में पब्लिक में आकर के बात करते हैं। उसके बाद नहीं आए चौटाला परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ महम? ना, उसके बाद कोई नहीं आया। चुनाव लड़ने की भी नहीं? ना, कुछ ऐसी बात हुई? वो सीम छोड़ दी, मैम की एंट्री नहीं करी गई। मैं रोहतक से हिसार जाना तो भिवानी होकर के गई, उस साइड से जुलाना होकर के गई, लेकिन मैम की सीमा में एंट्री इन्होंने नहीं किया कभी भी। फिर उसके बाद आपका सफर कांग्रेस में लगातार जारी रहता है? हाँ, उसके बाद कांग्रेस में हूँ मैं और कांग्रेस में ही रहूँगा, कोई भी हालात हो। भूपेंद्र हुड्डा से बड़े दोस्ताना ताल्लुकात रहे आपके? नहीं, हमारे दुख सुख के साथ हैं। मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ और वो एक इंसान है, इंसानियत से भरपूर व्यक्ति है हर तरह से। और जो उन्होंने राजनीति करी है, राजनीति के मायने बदले हैं। जिस तरह से उन्होंने 10 साल इस हरियाणा प्रदेश में काम किया है, मैं कह सकता हूँ कि लोग तो कहते हैं कि रोहतक का काम किया, मैं कहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में एक छोटी ढाणी भी है तो उसमें भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पर डेवलपमेंट के काम हुए, बच्चों को रोजगार दिया। और सबसे बड़ी बात तो कानून व्यवस्था की होती है। कानून व्यवस्था के रूप में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो हरियाणा प्रदेश को राज दिया, पहले कभी भी नहीं हुआ। और इसी वजह से आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति में चारों तरफ भूपेंद्र हुड्डा ही हुड्डा का नाम चलता है। और भगवान सुख रखे, आने वाले समय में भूपेंद्र हुड्डा तीसरी बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश विकास की तरफ अग्रसर हो। सर, मेरा आखिरी सवाल ये कि आपने अपनी राजनीति की विरासत अपने बेटे को सौंप दी है? हाँ, सौंप दी है। हाँ, बिल्कुल। तो आपकी हम माने कि रिटायरमेंट हो चुकी है अब राजनीति से, आप सक्रिय रहेंगे? से रिटायर नहीं हूँ मैं। राजनीति मेरी चलेगी, सक्रियता से चलेगी। मैम के लोगों ने जान देकर साथ दे रखा है, उनसे दूर मैं हो नहीं सकता। मेरा बेटा है, 22-23 साल से मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलता है। मैं खुशकिस्मत हूँ, किसी प्रकार का आरोप, आक्षेप, पुलाना आज मेरे बेटे के ऊपर नहीं है। और हर तरह से एक बढ़िया ढंग से लोगों की सेवा करने में हर वक्त तत्पर रहता है। और पहले तो मैं अकेला था, अब दोनों बाबू बेटा लग करके मैम के लोगों की डट करके सेवा करेंगे। ये मेरी कामना है, भगवान से प्रार्थना है कि प्रभु की कृपा से सारा सब कुछ ठीक हो। सर, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। हालांकि बहुत सारे जो सवाल हैं वो हमारे बाकी हैं, फिर एक बार मुलाकात करेंगे दांगी साहब से, फिर और जो सवाल आज हमारे नहीं हो पाए हैं वो दोबारा इनसे पूछेंगे। हाँ, कभी भी आना बहन जी, स्वागत है। सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपका अपना घर है, कोई दिक्कत नहीं, किसी वक्त भी आ सकते हैं आप। रहने के लिए भी घर बतेरा है,
कोई दिक्कत नहीं है। घर देखा ये पूरा, मतलब आप हरियाणवी सिनेमा की कोई फिल्म देखेंगे और फिल्म का जैसे आलीशान घर दिखता है वैसे घर है ये आपका पूरा। चलो बहुत 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 शुक्रिया सर बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत को सुनने के लिए।